मिनट्स। मैं हूं माजिद मकसूद अपने यूट्यूब चैनल एजुकेट सिंध के साथ। दोस्तों, आज मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किए और कुछ अपने स्टूडेंट्स ने और कुछ दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप ये एमक्यूएम पे कोई वीडियो बनाएं कि एमक्यूएम आज क्या करना चाह रही है और किस तरह वो पॉलिटिक्स कर रही है, इस पे थोड़ी आप बात करें। तो मैंने सोचा कि हाँ, इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि जो हमने देखा, जो विटनेस किया और जो हिस्ट्री हमें बताती है, क्योंकि आपके पास ये जो मीडिया है ये तो कंट्रोल मीडिया है, इस पर ट्रुथ तो कभी आएगा नहीं। तो मैंने कहा मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो आज थोड़ा ख्याल आया कि मैं इस पर थोड़ी सी बात करूं कि ये एमक्यूएम क्या चीज़ है। देखें, सबसे पहले तो आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक रियलिटी थी इस मुल्क की, और वो एक बहुत बड़ी पार्टी थी, क्योंकि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक बहुत बड़े लीडर थे। और उसके बाद जब उसको एग्जीक्यूट किया गया, पहले भुट्टो को उसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश की गई कि इसकी सियासत ख़त्म हो जाए, लेकिन भुट्टो ने पॉलिटिकली कॉन्टेस्ट किया और उसको वो ख़त्म नहीं कर सके। फिर इन्होंने कोशिश की कि ये तो हमारे बस की बात नहीं है, अब क्या किया जाए। तो फिर इसको फिज़िकली एलिमिनेट किया गया, एग्जीक्यूट किया गया, फांसी पे चाड़ दिया गया, ख़त्म हो गई बात। उन्होंने समझा पीपल्स पार्टी अब तो ख़त्म हो गई। लेकिन भुट्टो साहब बड़े जीनियस थे। उन्होंने अपनी बेटी को तैयार करके रखा हुआ था, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। तो उन्होंने पार्टी को टेक ओवर किया। उसके बाद भी ये पीपल्स पार्टी को ख़त्म नहीं कर सके। आपको पता होगा, मैं रिसेंटली कोई किसी का आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये था कि जब 86 में जब शहीद बीबी लाहौर में जब आई, तो ये शहबाज शरीफ ये पीपल्स पार्टी वालों के साथ मिल के लोगों को कह रहा था कि हमारी भी कोई जगह रखवाइएगा। और वहाँ पे लाहौर में एक पुराने जियाले हुआ करते थे, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, मेरी भी उसके साथ बड़ी गपशप थी। जहांगीर बदर साहब दुबई में अक्सर आया करते थे। तो वो जहांगीर बदर साहब के थ्रू कोशिश कर रहे थे कि हम भी ये शहबाज शरीफ की बात करना, लेकिन जाहिर सी बात है वो उसके बाद पीपल्स पार्टी का उसने पीपल्स पार्टी ने जम के मुकाबला किया, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज़ में उसको कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं था। मतलब जो इस मुल्क को चलाने वाले हैं वो इसको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। फिर क्या हुआ, ये भी तारीख हमें बताती। फिर पीपल्स पार्टी को कंटेन करने के लिए डिफरेंट तजर्बे किए गए। उसमें एक तजर्बा एमक्यूएम का था, जो तारीख बता रही है। फिर उन्होंने क्या किया कि एमक्यूएम को लॉन्च किया गया। ये हालांकि 84 में लॉन्च किया गया, उसमें भी जो है ना पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए इन्होंने कोशिशें की। हालांकि ये पुरानी बात है, बीबी तो बाद में आई। तो पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए इन्होंने, मतलब उसको कंटेन करने के लिए कोशिश की कि हम कोई ऐसी पार्टी लॉन्च करें जो पीपल्स पार्टी को ख़त्म कर सके। भुट्टो के दौर में इसको लॉन्च किया गया, और उधर अपना भुट्टो के बाद ही जब पीपल्स पार्टी मुकाबला कर रही थी 84 में ज़िया-उल-हक ने इसको लॉन्च किया। और जब बीबी आई तो उन्होंने नवाज शरीफ को आईजीआई बनाई, वो लॉन्च किया। तो ये पीपल्स पार्टी को सिंध में कंटेन करने के लिए इन्होंने एक तजर्बा किया। और इसका एक पुराना पॉलिटिशियंस भी आजकल उनकी क्लिप चल रही है कि मेरे पास भी ऑफर आई कि आप सिंध में एक अपने महाजनों के लिए पार्टी बनाएं, उसने इनकार कर दिया। लेकिन फिर इन्होंने इल्ताफ़ हुसैन को पकड़ा और उनको कहा कि आप एक बड़ी पार्टी बनाएं। तो इसके बहुत सारे शवाहिद हैं। एक तो हमीद गुल साहब मरहूम, उन्होंने भी इकरार किया है कि हमने बहुत बड़ा पैसा दिया, और उन्होंने खुद भी कहा, अब तारीख का हिस्सा है। इसको लॉन्च किया गया। अब पीपल्स पार्टी को कंटेन करने के लिए क्या था, अब जाहिर सी बात है ये को उर्दू स्पीकिंग के साथ कोई सिंसियर तो नहीं थे। इनको ये था, अब इनका टारगेट ये था कि सिंध में क्राइसिस करो, सिंध के लोगों को कंटेन करो, कराची में नहीं आए, हैदराबाद में नहीं आए, क्राइसिस हो, और आपको फुल छुट्टी है। और इनको फुल छुट्टी थी। अब इल्ताफ़ हुसैन ने क्या किया, उसने अपनी पार्टी में लोग भर्ती किए बहुत सारे। कोई ठेला चलाता था, कोई साइकिल चलाता था, किसके पास कोई चीज़ थी, किसके पास कोई चीज़ थी, वो सारे आ गए, पार्टी बन गई। APO 1900 के बाद इन्होंने पार्टी लॉन्च कर दी।
जब पार्टी लॉन्च हो गई तो अब इनका एक ही काम था कि जो सिंध के जो ओरिजिनल लोग थे, जो यहाँ के इंडिजिनस थे, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट करना। अब कॉन्फ्लिक्ट के साथ ये कभी तारीख में हुआ है कि अगर मैं यहाँ से श्रीलंका चला जाऊँ और उनको कहूँ कि अपना कोलंबो खाली कर दो, ये हो सकता है? ये हो सकता है? आप चले जाएं कोलंबो और कहें कि आप कोलंबो को खाली कर दें। बांग्लादेश में चले जाएं, बोले ढाका को आप खाली कर दें, ये हो सकता है? अब कराची द कैपिटल ऑफ सिंध, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट। ये बताया गया कि आप, क्योंकि इसके पीछे एक वेस्टेड इंटरेस्ट था, एक इंडिया एक उसको सॉरी अपना पीपल्स पार्टी को कंटेन करना था, और दूसरा ये था कि जब इंटरनली लोग आपस में लड़ेंगे तो एक तीसरा बंदा बैठा हुआ है जो इसका बेनिफिट लेगा। जब सिंधियों को खास कर जिनको अपने कैपिटल में आने की इजाज़त नहीं थी, तो दूसरे लोग धड़ाधड़ कराची में आ रहे थे, डेमोग्राफी को तब्दील कर रहे थे। उस पर एमकेएम को एतराज़ नहीं था। वो पठान हो, पंजाबी हो, अफगानी हो, वो बंगालीज हो, वो इंडिया से माइग्रेट करके लोग आ जाए, उन पर कोई एतराज़ नहीं था। वो एमकेएम ने कभी एतराज़ किया भी नहीं, क्योंकि डेमोग्राफी चेंज करनी थी कराची की। कराची को बहुत बड़ा बनाना था कि ऐसे मसाइल हो जाएं कि बिल्कुल इनसरमाउंटेबल हो जाएं, सॉल्व ही नहीं हो। एमकेएम का ये मैंडेट भी नहीं था कि इस पे एतराज़ करें कि इतने अफगानी क्यों आ रहे हैं, इतने पठान क्यों आ रहे हैं, इतने पंजाबी क्यों आ रहे हैं। नहीं, इस पर इनको एतराज़ नहीं था, क्योंकि मैंडेट ही नहीं था। उनका मैंडेट सिर्फ ये था कि आपका कन्फ्लिक्ट जो हमें चैलेंज करेंगे, ये सिंध के लोग, इनके साथ आपको लड़ना है और इनके साथ आपको कन्फ्लिक्ट में आना है। तो वो शुरू हो गया। अब ये कुछ भी करते थे, इतनी करप्शन की, वो अरबपति हो गए सारे के सारे पीपल्स जो एमकेएम में आए, सारे लीडरान इनके जो सेकंड टीयर थर्ड टीयर तक अमीर हो गए। थर्ड टीयर तो मैंने नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो सेकंड टीयर थी वो जो बिल्कुल खाली आए थे, अरबपति हो गए। जब अरबपति हो गए तो उसके बाद, मैं ये नटशेल में बता रहा हूँ, हिस्ट्री तो बहुत लंबी है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि मुल्क में, कराची में स्पेशली क्राइसिस हुए और राइट्स हुए, आपस में लोग लड़े, बड़ी जानें गई। और एमकेएम ने तो, क्योंकि उनको अपने लोगों के साथ ए सच वो नहीं थी, अगर होती तो उन्होंने 250 लोग तो अपनी फैक्ट्री में अपने उर्दू स्पीकिंग जला दिए। उर्दू स्पीकिंग अपना जो हकीम सैद जैसे लोग और बड़े इंटेलेक्चुअल लोग मरा दिए, क्योंकि उनका कोई था ही नहीं ऑब्जेक्टिव। इख्लाफात तो मैंने कहा ना, जीएसएन वाले के पलेजो के साथ भी थे, भुट्टो के भी साथ थे, लेकिन उन्होंने पलेजो साहब को कत्ल नहीं किया या किसी को कत्ल नहीं किया। इख्लाफात तो वहाँ भी थे, लेकिन इन्होंने सब उड़ा दिए। अभी इमरान फारूक को भी उड़ा दिया। ये करते रहे क्योंकि इनको ऑपरेट करते रहे ना, कुछ लोग इनको ऑपरेट करते रहे। उनको कहा कि भाई माल कमाओ, जो मर्जी चाहे करो, लेकिन हमारे इशारों पे आपको चलना है। तो उनके लिए क्या था, जो एक चपरासी था या कोई एक साइकिल पे आया था या कोई एक मोटर बाइक पे आया था, उसके लिए सब कुछ था, लेकिन उनको क्या है, चलने के लिए वो तैयार हो गए और उन्होंने ये किया। अब क्या होता है, अब इनके पास सीटें आ गई, लेजिस्लेटर बन गए, अल्ताफ भाई बड़े लीडर बन गए। जब अल्ताफ भाई जब बड़े लीडर बन गए तो यहाँ पे भी उनको थोड़ा डर लगा, वो यहाँ से चले गए, लंदन चले गए। अब थोड़ा मुश्किल हो गया कि अल्ताफ भाई को ये ऑपरेट कर सके। उसको, वो थोड़ा जज्बाती आदमी भी है, मैं कोई अल्ताफ सुन का कोई हामी नहीं हूँ। मैं जाहिर सी बात है, जो मुल्क का दुश्मन हो उसके मैं उसका हामी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे साथ उनके साथ बड़े आइडियोलॉजिकल इख्लाफात हैं। तो अल्ताफ भाई जब उधर चले गए तो इनके इख्लाफात हो गए जिन लोगों के साथ जो उनको ऑपरेट करते थे। अब ये इनकी रीच से दूर हो गया। अब वहाँ पे बहुत सारे और फैक्टर आ गए और आ गई दूसरे जो वेस्टेड इंटरेस्ट जिन कंट्रीज़ के थे वो भी आ गए। तो अल्ताफ भाई इनकी रीच से बहुत दूर चला गया और अल्ताफ भाई को इन्होंने बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि मुल्क में पाबंदी लगा दी। उसने पाकिस्तान के खिलाफ बात कर दी और उस दिन के बाद इन्होंने सोचा कि अब ये अल्ताफ सिंध का नाम इस मुल्क में नहीं रहना, कराची में ख़त्म कर देना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसकी लाहौर हाई कोर्ट से एक फ़ैसला सुनवाया, जैसे मौलवी मुश्ताक वाला फैसले। तो वो यहाँ पे कैसे होते हैं कि भाई अल्ताफ भाई का कोई मीडिया पे नाम नहीं आएगा, ख़त्म हो गई। अल्ताफ सिंध में और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुई और लड़ने की उसने तैयारी पकड़ी। जब अल्ताफ भाई इनके बिल्कुल कहने पे नहीं आया तो वो जो हकीकी बातें जो उनके साथ पहले हुआ करती थी वो बोलना शुरू कर दी उसने।
क्या बोलना शुरू कर दिया कि मुझे आप लोगों ने इस्तेमाल किया, और उसको पता चल गया कि भाई ये जो MQM है इसको किस लिए बनाया था, वो सारा कुछ उसने उगल दिया और अपने लोगों को अब खुद बता रहा है। ये देखिए ये कितनी बड़ी बात है। अब वो अपने लोगों को खुद बता रहे कि भाई सिंध के साथ नहीं लड़ो, ये हमने गलत किया, वो खुद बता रहे हैं। लेकिन वो इस्तेमाल हुआ। लेकिन जो यहाँ बच गए उनको वो फिर भी जो है अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, अब मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ। अब ये जो अपना मेयर थे, क्या नाम है इसका, ये मुस्तफ़ा कमाल, अब MQM को तोड़ना था ना, वहाँ से मुस्तफ़ा कमाल निकाला जो इसको पहले दुबई ले गया। वहाँ पे जाके उन्होंने मलक साहब की जो नौकरी करता रहा, वापस आया, 2-3 बंगले दे दिए, भाई आपको ये करना है। और उसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था, वन, कि अल्ताफ़ हुसैन को बिल्कुल कराची से नाम मिटा दो। अब इसके पास ये टारगेट, ये जब भी बात करेगा तो ये अल्ताफ़ हुसैन की बात ज़रूर करेगा, नहीं करेगा तो इसकी बेक निकल जाएगी। लेकिन क्या हुआ, इसको कराची के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। दूसरी मज़े की बात बताऊं, ये जो अभी MQM वाले एक दूसरे के किस तरह बात करते हैं, जो लीडरान हैं, जो बातें करते हैं, जिनको कोई और ऑपरेट करता है, एक दूसरे के खिलाफ जो बातें करते हैं, ये पहले कभी ये नहीं करते थे। कभी वसीम अख्तर ने इस बंदे के खिलाफ बात नहीं की किया, या इस बंदा जब MQM में था नहीं करते थे। और हम हैरान थे कि ये इनके पास ऐसी कोई कौन सी, लेकिन इनको इजाज़त ही नहीं थी एक दूसरे के साथ लड़ना, इनको इजाज़त ही नहीं थी। कुछ भी चलता रहे, आपको खामोश रहना है, जो हम कहते हैं वो करते रहो, गलत तो गलत भी सही, तो ये करते रहे। और उसके बाद अब जैसे अल्ताफ़ भाई बिल्कुल दूर चला गया, अपने लोगों को ही बता रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा। तो अब अल्ताफ़ हुसैन का नाम कैसे ख़त्म करें, क्या करें? अब इनके बंदों को लड़ाओ, और जो मफाद परस्त लोग हैं उनको ख़रीदो, जैसे हैं अभी। आपको पता है ना कि PTI ने क्रैश कर दिया था उसको, MQM को कराची में से, बिल्कुल क्रैश। उनकी 2-4 सीटें सूबाई असेंबली में भी PTI जीत गई। कैसे जीती सबको पता है, मैं उस वक्त कराची में था इलेक्शन में। लेकिन मज़े की बात, वही जो लोग उसमें MQM में थे वो PTI का हिस्सा बन गए। वो नारे लगा रहे हैं, जी इमरान, ये कभी होता है कि आप मुझे क्रैश कर दो मैं आपका हिस्सा बन जाऊँ? ये कैसे हो सकता है? मैं तो लड़ूंगा भाई, मेरी सीटें आप कैसे ले गए? लेकिन वो इसका हिस्सा बन गए, क्योंकि इनकी कोई भी इनका इंटरेस्ट अपने लोगों के साथ नहीं था। इनका इंटरेस्ट अपने साथ था और अपने आप को जिंदा करना था, और जिनकी वो पेरोल पे थे उन्हीं का काम करना था। अपना काम इन्होंने कभी नहीं किया। आप देखें ना, सोशल मीडिया पे इसकी मैनिफेस्टेशन आपको मिलेगी, मैं आपको बता सकता हूँ। आप जाएं सोशल मीडिया में, सिंध के लोगों की बात करें, देखें, या इवन पंजाब में, वहाँ पे लोग बड़े एजुकेशंस की बात करते हैं। सिंध के लोग स्पेशली, मैं सिंधी लोगों की बात कर रहा हूँ, वो एजुकेशंस की बात करेंगे, तनकीद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तालीम की बात करेंगे, सेमिनार कराएंगे। कभी ये MQM वाले तालीम की बात नहीं करेंगे। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन KMC इनके पास थी, मैं खुद KMC के स्कूल जाता रहा, तबाह बर्बाद जब इनके पास थी। कभी तालीमी इदारों को इन्होंने स्ट्रेंथन नहीं किया, तालीमी इदारे तबाह। वहाँ पे सियासत, पॉलिटिक्स, कराची की पूरी जो क्या कहते हैं कि उनकी जो एक तालीमी अच्छा इदारा हो, जो अच्छे रैंक्स में आता था, तबाह बर्बाद। NED बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, मेरान से पीछे चली गई, तबाह बर्बाद हो गई। कराची में क्राइसिस, और उन्होंने एक कराची यूनिवर्सिटी जो हमारा कैपिटल है, सिंध का कैपिटल है, उसमें पंजाब के लोग आते थे, KP के लोग आते थे, और बाकी सूबों से भी लोग आते थे, मतलब गिलगित बल्तिस्तान। लेकिन सिंध के लोगों के लिए कोटा नहीं थी, जो मतलब है कि सिंधी लोगों के लिए, वो भी सिंध, जो कराची के हैं वो भी सिंधी के हैं, लेकिन जो बाकी इंटीरियर सिंध के लिए कोटा नहीं थी, वो बहुत कम थी। वो स्पेशल कोटा थी, जब उनकी भर जाती थी उसके बाद उनको 1-2 सीटें मिलती थी। अब इनको तो कोई करवा रहा था, क्योंकि वो लोग आएंगे तो सब पे ऑब्जेक्शन करेंगे, लेकिन इनको तो कोई ऑब्जेक्शन इस पे नहीं थी। तो ये इसी तरह चलता रहा, सिलसिला चलता रहा। और अब जो करंट पोजीशन है वो बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन है। नतीजा क्या निकला? नतीजा यही निकला, क्योंकि कुछ स्टेट की कमज़ोरी थी। स्टेट की कमज़ोरी ये थी कि अब जब स्टेट ने को कहा गया, चाइना ने स्पेशली कहा,
कि हम तब आपके पास इन्वेस्टमेंट करेंगे जब आपके मुल्क में अमन आएगा। अमन आएगा तो हम आपके पास इन्वेस्टमेंट करेंगे, सीपेक लाएंगे, लेकिन टेररिज्म होगा तो हम नहीं आएंगे। अब क्या हुआ? अब स्टेट की मजबूरी हो गई। अब स्टेट ने वो सपोर्ट वाला जो टेररिज्म वाला जो ये करते थे उसका बटन ऑफ हो गया। चाइना को तो आना था ना, सीपेक भी तो बनना था ना। तो अब वो कराची में कुछ नहीं कर सके, तो हालात बेहतर होना शुरू हुए। कराची में अमन आ गया। जब अमन आ गया तो बाकी जो सिंध के लोग थे वो भी कराची शिफ्ट हो गए, बाकी सूबों के तो वैसे ही आ रहे थे। अब डेमोग्राफी और तब्दील हो गई। तब्दील ऐसे हुई कि अब कराची जो उर्दू स्पीकिंग हमारे भाई है उनसे भी चली गई। ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये उनसे भी चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि जब कराची के साथ ज्यादतियाँ हो रही थी, डेमोग्राफी जब तब्दील हो रही थी, उन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई, कभी आवाज़ नहीं उठाई कि ये इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं कराची में इतना। उनको एतराज़ था, सिंध के लोगों पे एतराज़ था जो अपने कैपिटल में आ रहे थे। वो इंटरनेशनली जस्टिफाइड भी नहीं है कि भाई आप किसी को अपने कैपिटल में कैसे रोक सकते हैं। लेकिन बस उन्होंने उनको जो है ना कन्फ्लिक्ट किया बाकियों के साथ। उन्होंने कहा कि ये आते रहे, इन पे हमें कोई एतराज़ नहीं है। आज उनसे भी छिन गया है कराची उर्दू स्पीकिंग से। अब क्या हो रहा है? अब फिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। अब वो आजकल वो आपको पता है ना, वो हकीकी वाला बंदा वो पठानों के भी खिलाफ हो गया, पठानों के भी खिलाफ बात करना शुरू कर दी। ये क्या है? ये फ्रस्ट्रेशन है। अब इन लोगों में भी फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि इनके जो अपने लोग हैं वो समझ चुके हैं कि यार ये तो इस्तेमाल हुए हैं, ये क्यों हमें लड़ाया गया, किस लिए, कितने नौजवान मर गए, कितने कब्रिस्तान बन गए, सिर्फ अपनी ज़ात अपने मफाद के लिए। इनकी सब की जो है ना जायदादें बाहर, इन सब की लीडरान की बहुत बड़े महल बाहर, बच्चे बाहर। वो जैसे आपको पता है ना, मैंने कहा ना कि सिंध में जो मर्जी चाहे करें आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन हमारी पॉलिसियों पे एतराज़ ना करें। उसी का एक बहुत बड़ा मिसाल आपका गवर्नर था, वो मर्डरर था, उस पर खून के केसेस थे। वो 15 साल हमारा गवर्नर रहा। ये कैसे हो सकता है? लेकिन ठीक था, वो आज भी उनका चाहिए था, वो आजकल भी फिर दोबारा आ जाता। क्या किया गवर्नर ने? उसकी कोई एक कंट्रीब्यूशन बता दो जिसने बड़ा काम किया हो। महल में रहता है, इस्तेमाल किया गया। ये सारे लोग इस्तेमाल टेस्टेड किए हुए लोग हैं। इसी तरह ये जितने भी आप अभी एमक्यू में देख रहे हो, इसमें एक फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है। अब कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। फारूक भाई ऐसे घूमते फिरते हैं, और वो अभी कल परसों ये कह रहे थे कि वो डॉक्टर जो खालिद मकबूल है उसकी भी कोई हैसियत नहीं है। और जो ये अभी जो दो लोग जो चला रहे हैं, एक अमीनुल हक और एक आमिर खान, वो एमकेएम का कभी हिस्सा नहीं थे, वो हकीकी के लोग थे। जो एमकेएम इल्ताफ भाई वाली थी ना, जो अब पाकिस्तान हो गई है, वो भी एमकेएम का हिस्सा नहीं है। मज़े की बात ये, वो अभी अमीनुल हक और आमिर खान चला रहे हैं। और आमिर खान का ताल्लुक हकीकी के साथ था, वो तो उनके साथ मिला हुआ था, क्योंकि ये मिले जिसके साथ है वो सबको पता है, लेकिन वो उसी का हिस्सा था। लेकिन वो एमक्यूएम जो इल्ताफ भाई वाली थी उसको भी इन्होंने तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। तो कराची में अब बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन है। अब एक फ्रस्ट्रेशन तो ये है कि पीपल्स पार्टी ने थोड़ा कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी ने उनका तो ये नज़रिया नहीं है कि ये सिंधी हो, ये हमारा बंदा हो, या इधर हो या वो हो, कभी वो ऐसा नहीं करते। हालांकि नवाज लीग की इस तरह की एथनिक पार्टी थी। नवाज लीग जब यहाँ सिंध में जब उनकी हुकूमत थी तो वो सिंध में सिंधी सदर नहीं रखते थे। वो इतना सीनियर बंदा ये गौस अली शाह था, उसको लिफ्ट नहीं थी। वो कासम ज़िया पंजाबी था इधर, क्योंकि वो उनकी तो, और पंजाब में भी जो कराची में भी जो लोग उनके थे वो पंजाब के लोग थे। लेकिन पीपल्स पार्टी बहरहाल इस तरह की पार्टी नहीं है। वो यहाँ पर जितने लोग थे उनको सीटें देती है। पंजाब में कभी उन्होंने सिंध की सीटें सिंध के लोगों को देंगे क्या? नहीं देती। वो पंजाब के लोग होते हैं। तो कराची में जितने लोग हैं अभी नौजवान, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं कराची के, क्या नाम है उसका, मुर्तज़ा, तो वो कर रहे हैं वहाँ पे काम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और कराची में उन्होंने रौनकें बहाल कर दी, बड़े अच्छे अच्छे काम कर दिए। आई हाईली अप्रिशिएट दिस गाय, और सारे लोग उसको अप्रिशिएट करें। अब फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि कराची में काम हो रहा है, पीपल्स पार्टी वाले कब्जा कर गए। अब मुझे नहीं पता कि पीपल्स पार्टी ने क्या किया या क्या किया, लेकिन हकीकत ये है कि अब बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन है। अब इस फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने कह दिया भाई सिंधी कराची में नहीं है, सिंधी टोपी ये नहीं है।
अब उसका नतीजा क्या हो गया, क्योंकि हमारे जो उर्दू स्पीकिंग कामर लोग हैं वो समझ चुके हैं कि यार ये तो बहुत बड़ा ड्रामा था जो हमने किया, और हमने अपने भाइयों के साथ लड़ा दिया इन्होंने। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग मैं देख रहा हूँ, वो एक उर्दू स्पीकिंग लंदन में सिंधी टोपी पहनकर वो कहता है कि मैं तो सिंधी हूँ और आई एम प्राउड सिंधी, क्योंकि उसको तो अल्ताफ भाई ने समझा दिया ना कि पीछे क्या कहानी थी। और यहाँ पर लोग कल परसों जो एमकेएम का हिस्सा थे, ये जो अनीस कायम खानी भाई है, हमारे दोस्त भी है, मैं उसकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, उसका एजुकेशन में बहुत बड़ा नाम है, उसने सिंधी टोपी पहनकर और टोल प्लाजा के तस्वीर खिंचाई कि मैं आ गया हूँ कराची, जो करना है जो करा। उर्दू स्पीकिंग, आई हाईली रिगार्ड हिम। वो लोग समझ गए कि भाई ये अब मंजन चलने वाला नहीं है और ये चलेगा भी नहीं। ये इसी तरह उनको पता था कि पीछे जो ताकतें थी हमें इस्तेमाल कर रही थी। अब यहाँ भी फ्रस्ट्रेशन है और आगे भी फ्रस्ट्रेशन है। अब कराची पे वो लोग आ गए जो उनके ख्याल में नहीं आने चाहिए, लेकिन आ गए। तो ये है कहानी। एमक्यूएम का अपना शो खुद ही मुक गया। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, हमारे सिंध के बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल्स के साथ कभी कभार मुलाकात भी होती थी, तो मैं उनसे बात करता था। मैं उनसे कहता था, मैंने कहा ये एमक्यूएम इतनी स्ट्रांग पार्टी है और हमारे लोग क्यों आपस में लड़ते रहते हैं यार। मुझे आज भी लगता है कि यार ये जो लोग होते हैं ये कितनी सही प्रोडक्शन करते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि ये एमक्यूएम के पीछे एक बेक है, ये इसीलिए सारे के सारे इकट्ठे हैं। जिस दिन ये बेक हट गई सारे आपस में एक दूसरे को गालियां देंगे, और एग्जैक्टली वही हो रहा है। इनके पास मैंडेट नहीं था आपस में लड़ने का, इनको पता भी था इस बंदे को इसने मारा है, लेकिन वो नहीं बात नहीं करते थे। इनको पता था ये अमरान फारूक को किसने मारा है, उसको किसने मारा है, लेकिन बात नहीं करनी, क्योंकि इनको इजाजत ही नहीं थी। अब जबकि इजाजत मिल गई है, उनसे बेक खत्म हो गई है, तो अब लड़ाई शुरू है। अब मुझे पता, अब इनको आपस में किसी को यकीन नहीं है कि कौन मेरे साथ फेयर है, कौन मेरे साथ फेयर नहीं है। कोई हैसियत नहीं रही, कोई हैसियत नहीं रही। इन्होंने अपनी हैसियत बिल्कुल, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक बंदे को पावर मिलती है तो वो बिल्कुल अपना आप को एक्सपोज करता है। इन्होंने पावर का इस तरह इस्तेमाल किया। अब इल्ताफ भाई वहाँ लंदन में बैठे हुए हैं, इल्ताफ भाई बता रहे हैं, और लोग कुछ ये भी कहते हैं कि इल्ताफ भाई जब तक इस्तेमाल हो रहा था तब तक ये बड़े उनसे खुश थे। वो आपको पता है ना, मैं मजे की बात बताऊँ आपको, वो जो एक सोकाल जिनका एक इंटेलेक्चुअल है पंजाब का, क्या नाम है उसका, हसन निसार साहब, वो टीवी पे बैठ के इल्ताफ भाई की तारीफें करता था और उसकी हलीम की बातें करता था। क्यों करता था? वो जैसे आजकल इमरान खान की करता है, अब करता है वो। उसको इल्ताफ से प्यारा नहीं था, उसके पास टास्क था कि भाई इसकी तारीफ करो, ये हमारे काम का बंदा है, वो करता था। अब तो नहीं करता वो। और इसी तरह बहुत सारे और एंकर्स भी थे जो इल्ताफ भाई की बातें करते थे पंजाब से, लोगों को बताने के लिए, क्योंकि इस्तेमाल हो रहा था। अब क्यों नहीं करते? क्या किया इल्ताफ भाई ने? अब तो लोग तो यही कहते हैं ना, जब उसने इस्तेमाल होना बंद कर दिया कि भाई मैं बहुत इनफ इज इनफ, अब खुद यूं माफी मांग रहा है इल्ताफ भाई। ये किसकी जीत है? ये हम अमन पसंद लोगों की जीत है। और मैं क्योंकि इल्ताफ का कोई बंदा नहीं हूं, मैं उसकी पार्टी का फेवरेट, लेकिन मैं रिगार्ड करता हूं कि उसने बात मान ली, उसने एक्सेप्ट कर लिया। और यही हमारी हम तो अमन पसंद लोग हैं ना, हमारे पास बंदूक तो है ही नहीं। हम तो दलील की बात करेंगे, हम तो रीजंस की बात करेंगे, हम तो डिस्कशन वाली बात करेंगे कि आपसे आओ, हमारे से बहस करो, हमारे हुकूक पे हमसे रुजू करो, हमसे बात करो। वो तो बात करते नहीं है, वो तो उनके पास या गोली है या तो बस वो उनको हुकूक नहीं देने। तो मैं दोबारा कहता हूँ कि वी आर वेरी थैंकफुल टू इल्ताफ भाई हु इज एजुकेटिंग हिज पीपल, उनको बता रहा है। और इसका नतीजा ये निकल रहा है कि हमारे उर्दू स्पीकिंग ब्रदर्स आर नॉट टेकिंग सीरियसली, मतलब जो ये लोग कर रहे हैं, और उनको बात समझ में आ रही है। क्या हुआ टंडो लहर में? ये एक ज़ाती कन्फ्लिक्ट था, ज़ाती कन्फ्लिक्ट। एक इल्ताफ जिसका नहीं था वो भी एक, मतलब है कि जिस तरह होते हैं इस्तेमाल बंदे होते हैं, वो भी थोड़ा क्रिमिनल टाइप बंदा था। और उसके बाद उसको भी इन लोगों ने मरवाया और उसके भाई ने उसको मरवा दिया। वो भी
भोलू भी, वो भी बड़ा क्रिमिनल है, उसका भी बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अब दो क्रिमिनल्स की लड़ाई, भाई तो भाई होता है ना, उसने बदला लिया, कोई स्टेट ने नहीं लिया, किसी और ने नहीं लिया। अब इसको वो अलग से उछाल रहा है, वो अलग से उछाल रहा है। कौम का बंदा मर गया, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, सारे आके उस पर खड़े। उसका रिकॉर्ड तो देखो, उस भोलू का कितना बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और मैं अल्ताफ जिस्कानी को डिफेंड करने नहीं आया, उसका भी रिकॉर्ड होगा, निकालो। ये दोनों का क्रिमिनल रिकॉर्ड से, लेकिन ये हो गया, वो हो गया, टंडा लाया पूरा बंद, लीडर्स रिटर्न पहुंच गए उधर। ये क्या है? लेकिन थैंक्स टू गॉड लोग समझना शुरू हो गए। ये सोशल मीडिया ने लोगों को समझाना शुरू कर दिया। वो लोग जो गालियां निकालते थे सिंधी लोगों के साथ, वो बरतानिया अमेरिका में बैठकर अब खुद वही बातें कर रहे हैं जो अल्ताफ भाई करता है। ये हमारी जीत है, हम पीसफुल लोगों की जीत है। हमारी लड़ाई कोई नहीं किसी के साथ, हम पीसफुल लोग हैं। और मैं आपको बता दूं, कौम परस्त की डेफिनेशन भी ये नहीं है जो ये लोग कहते हैं। कौम परस्त का मतलब ये है, उसकी डेफिनेशन ये है कि सारी जो कौमें इस मुल्क में रहती हैं उन सब के हुकूक को दिए जाएं। हम सिंधी लोग ये नहीं कहते कि सिर्फ हमें हुकूक मिले, हम तो ये कहते हैं पंजाब को भी अपने हुकूक मिले, पंजाब के लोगों को भी हुकूक मिलने चाहिए, बलूचिस्तान को भी मिलने चाहिए, केपी को भी मिलने चाहिए, लेकिन हमारे हुकूक हमें मिलने चाहिए। ये सिंध के लोग कहते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, इस मुल्क में दलील की कोई ज़बान नहीं है। और आजकल तो फ्रस्ट्रेशन आप देख रहे हैं, पंजाब में भी है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन अब पंजाब में भी नज़र आ रही है। और वो बांग्लादेश से जो स्टार्ट हुई, उन्होंने जो गेम खेलनी थी वो खेल गए। अब तो रहा ही कुछ नहीं है मुल्क में, जो हो रहा है वो आप खुद देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये अब बहुत हो गई इसकी पूरी कहानी। अब इस पे बात मैं ज़्यादा नहीं करना चाहता, सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि MQM एक पार्टी नहीं थी, एक प्रोजेक्ट था। और ये प्रोजेक्ट, मैंने इस पे कभी आर्टिकल भी लिखा था, MQM वाज ए प्रोजेक्ट। तो एक प्रोजेक्ट था सिंध के लोगों को कंटेन करने के लिए, पीपल्स पार्टी को कंटेन करने के लिए। और जो प्रोजेक्ट अब फेल हो गया, रादर एक्सपोज हो गया। थैंक यू दोस्तों।